तो बच्चों, आज मैं फिर से कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ। तो चलिए इनको भी हम अध्ययन करते हैं। अब कि है क्या। चैप्टर का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसमें पहला हेडिंग है कि पदार्थ की अवस्थाएं एवं उनके निर्माण की मौलिक इकाई अणुओं अथवा परमाणुओं के बीच की दूरी में अंतर का कारण। क्या पदार्थ की अवस्थाएं यानी पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी है, उनके निर्माण की मौलिक इकाएं अणु अथवा परमाणु के बीच की दूरी में अंतर क्या है, उनको आप बताइए। अगला हेडिंग है रसायन की भाषा। क्या रसायन की भाषा तत्वों के प्रतीक। रसायन की भाषा तत्वों के प्रतीक। फिर अगला हेडिंग है कि रासायनिक सूत्रों से लाभ अवयवी तत्वों एवं उनके अनुपात। क्या रासायनिक सूत्र और रासायनिक सूत्रों से लाभ एवं अवयवी तत्वों एवं उनके अनुपात। ठीक। अब इसके बाद अगला हेडिंग हमारा है कि अम्ल क्षार और उदासीन यौगिकों की अवधारणा। इनके बारे में भी हमको अध्ययन करना है। फिर अगला हेडिंग है अम्ल क्षारक और लवण की प्रकृति में उपस्थित एवं उपयोग। उसके बाद अगला हेडिंग है प्राकृतिक सूचक। इसके बारे में अध्ययन करना है। फिर लास्ट वाला उदासीनीकरण एवं उसका दैनिक जीवन में उपयोग। यानी इन सभी हेडिंगों के बारे में हमको विस्तार रूप से पढ़ना है और विस्तार रूप से अध्ययन करना है। हम लोग को एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग को लेकर चलेंगे हम। तो चलिए देखते हैं पहला हेडिंग क्या है। तो अब इन लोग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि आप अपने आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हाँ, हम लोग अपने आसपास के वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, जल, दूध आदि। यानी कि ये बताइए हम लोग आपने आस पास के जितने वस्तु होते, फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कुर्सी, मेज, अलमारी, जल और दूध। ये हम लोग आम तौर पर अपने व्यवहारिक रूप में अपने घर के सामग्री को हम देखते हैं। फिर अगला है कि मेज और कुर्सी लकड़ी से तथा अलमारी लोहे से बने होते हैं। बने होते हैं कि नहीं? बने होते हैं, यस। अगला है कि लकड़ी, लोहा आदि पदार्थ द्रव्य है। यानी कि लकड़ी, लोहा आदि ये सभी क्या है? पदार्थ या द्रव्य है। ठीक। इन वस्तुओं की उपस्थिति का अनुभव हम आँख से देखकर हम लोग आँख से देखकर या हाथ से छूकर कर सकते हैं। क्या इन सभी वस्तुओं को, यानी कौन कौन से मेज, कुर्सी आदि जितने भी हैं, इन सभी को हम या तो अपने आँखों द्वारा देखकर या अपने हाथों से हम छूकर इन पे अनुभव कर सकते हैं कि यह कुर्सी है, पानी है, टेबल है, जो कुछ भी है। ठीक। जल और दूध भी एक तरल पदार्थ है। जल और दूध भी एक तरल पदार्थ है जिसे गिलास या किसी पात्र में रखा जाता है। जिसे कह सकते हैं कि दूध और जल ये भी क्या एक तरल पदार्थ है। ठीक। जिसे क्या पात्र में क्या बर्तन, ठीक, एक बर्तन में रखा जा सकता है। इसकी उपस्थिति का अनुभव भी हम आँख से देखकर या हाथ से छूकर किया जा सकता है। यानी दूध
दूध को भी और पानी को भी, इनको भी हाथों से देखकर यानी हाथों से छूकर या आँखों से देखकर अनुभव कर सकते हैं कि यह एक दूध या पानी जो कुछ भी है पदार्थ, यह एक पदार्थ है। हम अपने आसपास की वायु को न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। जब वायु चलती है, जब कहा गया है कि न तो अपने आसपास की वायु को देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? नहीं। क्या वायु को अपने हाथों से हम छू सकते हैं? नहीं, बल्कि इसको अनुभव कर सकते हैं कि यह हवा चल रही है। ठीक, वायु भी एक क्या है? पदार्थ है। वायु भी एक पदार्थ है। ध्यानपूर्वक विचार करिए। ध्यानपूर्वक विचार करिए, यानी कि इसके बारे में आप शांति से सोचिए या ध्यान लगाकर इसके सोचिए। ज्ञान, ठीक, यानी करने से ज्ञात होता है कि लोहा, जल, वायु आदि वस्तुएं स्थान घेरती हैं। क्या होती है? स्थान घेरती है। जब ये स्थान घेरती है तो इनका भी कुछ भार होता है कि नहीं? यानी कि इनका भी कुछ न कुछ भार होता है। अतः पदार्थ या द्रव्य कह सकते हैं वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक ना? यानी पदार्थ का वह है जो स्थान घेरता है और उनकी बारे में जानकारी करने के लिए या पता करने के लिए अधिकतर हम इंद्रियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं या पता कर सकते हैं। तो चलिए ठीक, इतना तो हो गया। अब अगला फिर इसी में हेडिंग है, पहला हेडिंग हमारा क्या है? पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई। तो इसमें फिर है कि पदार्थ यानी पदार्थ क्या? वही कुर्सी टेबल, वजह बात ना, कुर्सी टेबल की बात हो रही थी। क्या? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं और जिन्हें हम परमाणु तथा अणु कहते हैं। क्या? जब छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बने होते हैं, ना उनको हम अपने आँखों से देख पाते हैं, बल्कि उनको हम कह सकते हैं कि यह एक परमाणु है या यह एक अणु है। ठीक, जब इतने कहने के बाद फिर आगे क्या होता है उनको अब देखिए। अब उसके बाद फिर क्या होता है इनको देखें। तो फिर क्या है कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्या? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। समानतः दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं। क्या? जब समानतः दो या दो से अधिक परमाणु संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। समानतः अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या? जो आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह बंध अणु के परमाणु परस्पर आकर्षण बल के रूप में होते हैं। किसके रूप में? आकर्षण बल के रूप में होते हैं, यानी आकर्षण क्या? अपने तरफ खींचते हुए। ठीक, तो अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। क्या? स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है
एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। यानी एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग कर क्या बनाते हैं, अणु। यानी कह सकते हैं कि परमाणुओं से क्या बना है, अणु। या परमाणुओं के भिन्न भिन्न तत्वों के संयोग करके क्या बनता है, अणु बनता है। ठीक, जब अणु बन जाते हैं तो इसके बाद क्या इनका क्रिया होती है उनको हम देखेंगे। चलिए, जब अणु बन जाते हैं तब अब इसमें फिर है पहला पॉइंट नंबर 1 कि अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्या? यानी कि अणु किसी भी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन जब ये अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है तो परमाणु निश्चित है कि रासायनिक क्रिया में भाग लेगा। अब इसका पॉइंट 2 है कि परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। क्या? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और इसमें क्या है कि भाग नहीं लेता। रासायनिक क्रिया में अणु भाग नहीं लेता है लेकिन परमाणु भाग लेता है। लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रहता है कौन? अणु। लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। यानी कह सकते हैं कि अणु का विपरीत क्या है? परमाणु है। ठीक ना? जो अणु है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु जो परमाणु है यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक, अब इसमें है पदार्थ की अवस्थाएं। क्या? पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं है कितने, अब इनको हम देखेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं तो क्या हेडिंग हमारा? पदार्थ की क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था कितने हैं? 3, ठोस, द्रव एवं क्या? गैस। यानी तीनों अवस्थाओं एक दूसरे से परिवर्तित किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने वाला क्या कारण है। ठीक, तो पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने वाला प्रमुख कारण पदार्थ में कणों अणुओं की व्यवस्था। पहला क्या है? ठोस। यानी ठोस क्या होता है? यहाँ पे ठोस की परिभाषा है कि ठोस यानी पदार्थ की ठोस अवस्था में अणु अत्यंत पास होते हैं जिस कारण उनके बीच अंतर आणविक स्थान दो अणुओं के बीच का स्थान कम होता है। क्या होता है? यानी पदार्थ की ठोस अवस्था में अणु अत्यंत पास। देखो ठोस यहाँ पे है, इतने जितने अणु है क्या है? पास है कि नहीं है? है पास यहाँ पे। यानी कि इनके अंतरों यानी कि बीच की दूरी बहुत कम होती है। ठीक है ना? इनकी बीच की दूरी बहुत कम होती है। अगला फिर है द्रव। पदार्थ की वह अवस्था। क्या? पदार्थ की वह अवस्था में कण या अणु ठोस की अपेक्षा किसके? ठोस की अपेक्षा दूरी पर होते हैं जिस कारण उनके बीच अंतर आणविक स्थान दो अणुओं के बीच का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? ठोस के थोड़ा इससे जो पहला वाला ठोस है यानी द्रव में थोड़ा इनका अंतर यानी बीचों के अंतर आणविक बल थोड़ा अधिक होता है। क्या होता है? इनकी अधिक होता है यानी कि थोड़ा इससे दूर पे होते हैं। ठीक, यानी तो ठोस की था, अब इसके बाद द्रव, अब इसके बाद गैस के बारे में देखते हैं। इसके बारे में गैस के बारे में
और फिर गैस क्या है, यानी गैस की परिभाषा कहते हैं पदार्थ की गैस अवस्था में अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होता है। देखिए एक यहाँ पे अणु है, एक यहाँ पे अणु है, एक यहाँ पे अणु है, देखिए यहाँ कितना बीच इतना खाली खाली है ना। तो यानी द्रव के अपेक्षा और अधिक दूर में होते हैं। कह सकते हैं कि पदार्थ की गैस की अवस्था में कण अणु बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम गैस कहते हैं। या और भी होता है कि इसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ये भी हम बताएंगे एक अलग से, इनको इन टॉपिक को हम अलग से बताएंगे, इनकी परिभाषा आसानी से हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो फिर अगला हेडिंग हमारा है कि पदार्थ की आणविक संरचना क्या है, पदार्थ की आणविक संरचना क्या है, तो इनकी भी थोड़ा हम चर्चा कर लें। अब किनकी चर्चा, पदार्थ की आणविक संरचना। तो पदार्थ के कण क्या, पदार्थ के कणों की अवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होती है। दो अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि दो अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। क्या होता है, यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे। क्या, जो यहाँ पे कण हुए यहाँ पे दोनों क्या बांधने का कार्य करती है, यानी दोनों अणुओं को आपस में बांध रखता है। ठोस अवस्था में यह बल बहुत अधिक होता है। ठोस के अणु के आपस में बंधे रहने के कारण ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। क्या, यानी जो है ठोस के इनके आकार और आकृति, क्या इनके आकार और इनके आकृति दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनके आकार तो फिर निश्चित होते हैं कि परिभाषा कर सकते हैं कि ठोस की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। फिर अगला है कि द्रव पदार्थों में अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। अणुओं के बीच परस्पर दूरी अर्थात अंतर आणविक स्थान अधिक होने के कारण इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्र पूर्वक गति कर सकते हैं। क्या, अपने द्रव के अणुओं की सीमा में रहते हुए स्वतंत्र पूर्वक गति कर सकते हैं। इसमें इनकी आकृति निश्चित नहीं हो रहती है। किसकी है, आकृति निश्चित रह जाती है तथा परंतु आयतन निश्चित रहता है। यानी कह सकते हैं कि द्रव की वह पदार्थ की अवस्था है जिसमें आकृति निश्चित नहीं रहती है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब ये तो होगा, फिर अगला भी देखते हैं इसमें क्या है कि गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्या, गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। देखो यहाँ पे ठोस है, यहाँ पे द्रव है, यहाँ पे क्या है, गैस है। इन तीनों हेडिंग, जिसके कारण गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। गैस की आकृति एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसी आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। यानी कि क्या, गैस की परिभाषा कहें तो इसमें आकृति एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी कहने का मतलब जिस बर्तन में रखा जाए यह उसी के आकार की हो जाती
है। तो कह सकते हैं कि इन दोनों यानी कि आयतन और आकृति दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, जिसे हम क्या गैस कहते हैं। तो फिर अगला हेडिंग है कि तत्व एवं प्रतीक, यौगिक, तत्व एवं यौगिक। तो चलिए हम तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। पदार्थ का वह मूल रूप जिसके किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह तत्व कहलाता है। क्या? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम? तत्व कहते हैं। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण धर्म वाले होते हैं। तत्व में केवल एक ही प्रकार के एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। एक ही तत्व के दो अणु या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। कई ऐसे भी तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनके परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे हीलियम, नियॉन आदि। क्या है? सब अक्रिय गैसें हैं। अब यहाँ पे तत्व है, यहाँ पे कण है, यहाँ पे कण है, यहाँ पे कण है, यानी सभी को मिलाकर क्या होते हैं, तत्व के बारे में बताया गया है। तो अब इनकी हम बात करें यौगिक की, कि यौगिक क्या होता है। तो यौगिक की हम बात करें तो दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। किनका? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन तत्व के एक परमाणु से मिलकर जल यौगिक का एक अणु बनता है। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। अब रसायन की भाषा, अब हम बात करें रसायन की भाषा, तो हम गणित में जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग एवं भाग देने के लिए गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन गणितीय चिन्हों के अलावा कई अन्य चिन्हों प्रतीक का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि क्योंकि, त्रिभुज, क्योंकि, एंगल, बड़ा एंगल, छोटा एंगल। इन सभी का हम इन प्रतीकों का प्रयोग, किनका? इन प्रतीकों का प्रयोग पूरे एवं विस्तृत रूप से लिखने में समय एवं स्थान बचाने के लिए किया जाता है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग केवल गणितीय में ही नहीं करते हैं, बल्कि विज्ञान में भी, विशेषकर रसायन विज्ञान में करना आवश्यक हो जाता है। क्या? इन सब का प्रतीक भी हम रसायन विज्ञान में भी इनका सिंबल का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं कि खोजे गए लगभग 118 तत्व एवं इनमें बने लाखों यौगिक, यानी कि अब तक लगभग 118 तत्वों को खोजा गया है, यौगिक खोजे जा चुके हैं। इसीलिए रसायन विज्ञान में प्रतीक का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्या हो गया है? बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब बात करेंगे हम तत्वों का प्रतीक। किनका प्रतीक? तत्वों का प्रतीक। यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के लिए प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर बनाए। डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों के संकेत
प्रस्तावित किए गए हैं, जो चित्र में इतने में दिया गया। आप देखिए, सोना का सिंबल ऐसे है, शीशा का सिंबल ऐसे बनाया गया किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा। फिर सोना का ऐसे सिंबल है, कार्बन का फिर सिंबल ऐसे, ऑक्सीजन का सिंबल ऐसे, यानी सबका सिंबल 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायन के जॉन डाल्टन ने इस सभी तत्वों का वृत्ताकार में एक प्रतीक बनाए। क्या बनाए, किस सन में, 1808 ईस्वी में। और अब तक कितने तत्व खोज हुआ है, कितने, 118 तत्वों की खोज हुआ है। इसके पश्चात स्वीडन के जे वर्जियम ने सबसे पहले सुझाव दिया कि तत्व के नाम पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। उसी समय अनेक वैज्ञानिक ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया था, किंतु 100 वर्ष बाद, कितने, 100 वर्ष बाद सुझाव को सबकी मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार अब प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अथवा दो अक्षर से दर्शाया जाता है। अधिकांश तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर को उसका प्रतीक माना गया है। हाइड्रोजन के लिए एच, यानी हाइड्रोजन का जो प्रतीक क्या आता है, एच। सल्फर का एस, ऑक्सीजन का ओ, कार्बन का सी। प्रत्येक निर्धारित किया गया। एक ही अक्षर से नाम प्रारंभ होने वाले दो या दो से अधिक तत्वों के प्रतीक निर्धारण हेतु एक तत्व के पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर बाकी, यानी बाकी तत्वों के एक के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़ सकता है। प्रतीक निर्धारित किया गया है। ऐसी स्थिति में पहला अक्षर क्या, ऐसी स्थिति में पहला अक्षर दीर्घ अक्षर में तथा दूसरा अक्षर लघु अक्षर में लिखा जाता है। यानी दीर्घ मतलब क्या और लघु मतलब क्या, बड़ा, लघु मतलब छोटा। जैसे कहते हैं कि स्मॉल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल कहते हैं ना। तो आइए समझे तत्वों के संकेत एवं प्रतीक, उनको तालिका में दिया गया है नंबर वाइज। इनको भी हम इनकी थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि तत्वों का अंग्रेजी नाम, तत्वों के परमाणु प्रतीक एवं संकेत, तत्वों का अंग्रेजी नाम, तत्वों के परमाणु प्रतीक एवं संकेत। अब यहाँ पे दिया है कि हाइड्रोजन, क्या दिया गया है, अब हाइड्रोजन को तो खुल गया है कि HYDROGN, यानी पहला अक्षर क्या है, H। तो यानी हाइड्रोजन का जो प्रतीक हो क्या होगा, H। कार्बन का जो होगा क्या होगा, C। क्लोरीन का F। नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस का, फिर सल्फर का, एल्युमिनियम का, फिर आर्गन का। इन सभी का प्रतीक यहाँ पे दिया गया है। इन सभी को बल्कि इनको याद रखना है, ताकि हम याद रखेंगे तो जितना हमको रासायनिक अभिक्रिया करना होगा उन सभी में इनका काम आता है। इनका परमाणु क्रमांक याद रखना है। फिर यहाँ पे दिया है कि ब्रोमीन, कैल्शियम, क्लोरीन, कोबाल्ट, हीलियम, मैग्नीशियम, नियॉन और क्या, सिलिकॉन। क्या दिया है, सिलिकॉन। इन तत्वों को हमको एकदम याद रखना है, बल्कि इनको मुजबानी एकदम याद रखना है, ताकि कोई भी पूछे या किसी परीक्षा में भी आ सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब अगला हेडिंग देखते हैं हम। अगला हेडिंग भी वही है, यानी कि फिर सोडियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्डन, पारा। क्या है, पारा। यहाँ पे है कि नेट्रियम, क्यूप्रस, फेरस, कैल्शियम, अर्जेंट, आरम और हाइड्रागायरम। क्या है, हाइड्रागायरम। इन सभी तत्वों के जो नाम है, इनका प्रतीक है वो पहला अक्षर लिखा गया है। ठीक, अधिकतर पहला या दो अक्षर लिखे जाते हैं। अब इसी तरह पे पहला, यानी इसके बाद हेडिंग क्या है हमारा, कि प्रतीक का महत्व, यानी प्रतीक का महत्व होता क्या है, इनकी भी हम चर्चा करें। किसी तत्व का संकेत
किसी तत्व का संकेत निम्नलिखित सूचनाओं को भी व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है। पहला है कि तत्व का नाम, दूसरा है कि तत्व का एक परमाणु। क्या? तत्व का एक परमाणु। यानी इस प्रकार प्रतीक हाइड्रोजन तत्व तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं को व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है। जब ये व्यक्त करते हैं हो गया रासायनिक सूत्र। क्या है? रासायनिक सूत्र। इनकी चर्चा कर रासायनिक सूत्र। तत्व के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। कुछ अणुओं में दो या अधिक क्या दो परमाणु, कुछ में तीन से अधिक परमाणु होते हैं। दूसरी ओर एक यौगिक या अणु भिन्न होते हैं। परमाणु से मिलकर बनता है तत्व अथवा यौगिक के अणु। उनमें उपस्थित भिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार के परमाणु भी प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। अब इसके पास अगला हेडिंग हमारा है तत्व का अणु सूत्र। क्या? तत्व का अणु सूत्र। इसमें क्या आता है कि तत्व के अणु को दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक होता है कि उस तत्व का एक परमाणु कितने परमाणु से, यानी उस तत्व का एक अणु कितने परमाणु से मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन का अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है। अतः हाइड्रोजन के अणु को उसके प्रतीक H का प्रयोग करते हैं तो H2 दर्शाया जाता है। क्या? H2 दर्शाया जाता है। किसी तत्व के अणु दर्शाने वाले उनके परमाणुवीय प्रतीक समूह को तत्व का अणु सूत्र या संकेत में सूत्र कहते हैं। क्या? किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उनके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु या सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। तो फिर इसके बाद यानी ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में हाइड्रोजन के समान 2 परमाणु होते हैं। अतः उनके अणु को क्रमशः O2, N2, Cl2, Br2 तथा I2 द्वारा दर्शाया जाता है। यानी क्या? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी को इन सूत्र से दर्शाया जाता है। फास्फोरस, सल्फर के एक अणु क्रमशः 4 तथा 8 परमाणु होते हैं। अतः इनके एक अणु को P4, S5, S8 द्वारा दर्शाते हैं। अधिकांश धातुएं परमाणु के समूह रूप में रहती हैं। अतः इनको इनके प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं। किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता। यह तत्व के अणु सूत्र लिखने में उसके प्रतीक के दाईं ओर नीचे लिखी संख्या द्वारा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यानी N2 परमाणुकता क्या है? 2 है। इसका भी 2 कि यौगिक का अणु सूत्र। क्या? यौगिक का अणु सूत्र कि हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 या 2 से अधिक मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। कुछ तत्वों के समान ही यौगिक भी अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। अतः यौगिक को भी अणु सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यौगिक के अणु की संरचना निश्चित होने के कारण उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी क्या होती है? निश्चित होती है। चूंकि परमाणु समानतः अविभाज्य, अतः यौगिक के अणु और सूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या पूर्णांकों में क्या होती है? पूर्णांकों में होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु होता है। अतः हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु को HCl सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। क्या? हाइड्रोजन क्लोरीन
क्या या हाइड्रोजन क्लोराइड NaHCl। यदि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या एक हो तो अणु सूत्र लिखने में एक अंक को संकेत के साथ पदांत के रूप में नहीं लिखते हैं, किंतु तत्वों के परमाणुओं की संख्या एक से अधिक होने पर संकेत के दाईं ओर नीचे पदांक के रूप में लिख दी जाती है। उदाहरण, जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बनता है, अतः जल का अणु H2O लिखा जाता है। जल का अणु H2O यानी परमाणुवीय प्रतीकों का यह समूह जो दर्शाता है क्या, परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह दर्शाता है किसी भी यौगिक के एक अणु में किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है क्या, परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। अब उसके बाद यानी किसी यौगिक का अणु सूत्र, पहला है यौगिक का अणु सूत्र, फिर दूसरा है जिनमें यौगिक बना है, फिर तीसरा यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणुओं की संख्या। यहाँ तालिका में दिया गया है क्या, यहाँ तालिका में दिया गया है सोडियम क्लोराइड। क्या, सोडियम क्लोराइड यानी किसका, नमक NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड एक किससे बना है, तो सोडियम प्लस क्लोरीन से बना है क्या, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे Na और Cl। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे सोचा था CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन कितना है 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2। अब यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक अम्ल या इसको कहते हैं गंधक का अम्ल यानी H2SO4। यानी H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर, क्या, ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर क्या बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु, तो सल्फर का 1 और ऑक्सीजन कितने परमाणु 4। जब इतने 4 परमाणु हो गए तो फिर इसकी और कुछ दिया है, फिर यहाँ पे दिया है कि नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चीनी, और यानी कि नाइट्रिक अम्ल NHNO3 यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन सब का यहाँ क्या है, परमाणुओं की संख्या। इसी तरह आप सभी दिए कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर कैल्शियम है, कार्बन है, फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का 22, चीनी का C12H22O11, यानी किससे बना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सभी से मिलकर बना है। ठीक, अब इसी तरह अगला बहुत यहाँ पे दिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा NaHCO3 किससे बना है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इन सभी से मिलकर बना है। ठीक, अब इसके बाद हमारा है तो कुछ और भी जाने, क्या, कुछ और भी जाने, इसमें क्या है कि किसी तत्व या यौगिक के एक से अधिक परमाणु या अणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीक या सूत्र, क्या, सूत्र के पहले दर्शाई जाने वाली संख्या लिख दी जाती है। उदाहरण के लिए जल का 2 अणु दर्शाने के लिए 2H2, क्या, 2 अणु की बात हो रही, किसकी, 2 अणु, क्या, यानी 2H2 लिखा जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 अणु दर्शाने के लिए 2H2, 2 परमाणु दर्शाने के लिए 2H लिखा जाता है, किंतु
2 सोडियम के 2 परमाणु या 2 और दोनों दर्शाते हैं, क्योंकि सोडियम एक धातु है जो परमाणु समूह के रूप में पाई जाती है, जो एक क्रिस्टल चालक या निर्माण करते हैं। ठीक, यानी कि 2 अणु को दर्शाते हैं भैया, किसका, परमाणु को भी दर्शाते हैं। जब इतने दर्शाते हैं तो उनको भी अगला है कि फिर अम्ल खट्टा, यानी अम्ल और क्षारक एवं लवण। अब ये क्या होते हैं? हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, इमली, सिरका, नमक, चीनी आदि। क्या सबका स्वाद एक समान होता है? क्या फिर आपने सोचा है कभी, नींबू, इमली, सिरका, नमक आदि चीनी का खाते हुए क्या इन सब का स्वाद एक जैसा होता है? नहीं, इन सब का स्वाद भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होता है। तो आप देखते हैं कि इसमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। आइए चर्चा करते हैं इन भोज्य पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों होता है, यानी नींबू का रस खट्टा क्यों होता है, किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण। संतरे का रस खट्टा क्यों होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। सिरका कैसे खट्टा होता है? एसिटिक अम्ल के कारण। दही खट्टा क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। और इमली या कच्चा आम किसके कारण? तो टार्टेरिक अम्ल के कारण क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अब अम्ल के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर रहे हैं हम। इसके बारे में उपयोग सारणी में अंकित नींबू, सिरका, दही, इमली और कच्चा आम आदि पदार्थों का स्वाद खट्टा है। इनका खट्टापन इसमें उपस्थित एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण होता है। वह क्या? टार्टेनिक, लैक्टिक या जो भी। ठीक, जो अम्ल एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिड। एसिड शब्द का लैटिन भाषा के एरिया से बना है, जिसका अर्थ है खट्टा। क्या? खट्टा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या? जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? क्षीण प्रकृति के होते हैं। इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहते हैं, यानी कि दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में होता है। कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं, जो त्वचा पर पड़ जाने पर उसी तरह जला देते हैं। इन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इनकी प्रबल प्रकृति के कारण इन्हें हाथ से छूना अथवा चखना बहुत हानिकारक होता है। यानी कि बहुत चखना या छूना बहुत क्या होता है? हानिकारक होता है। कि जब यहीं पर के अम्ल को तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले पात्र में पानी लेकर धीरे धीरे उसे अम्ल मिलाया जाए। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे करने से अम्ल से जलने की संभावना अधिक रहती है। अब यहाँ पे अगला हेडिंग है कि क्षारक। क्या? क्षारक। अब क्षारक क्या होते हैं कि खाने का सोडा Na2CO3 के विलयन में अपनी अंगुलियों के बीच में रगड़े तो साबुन जैसा चिकना लगता है। क्या? ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या भेष कहलाते हैं। क्या? भस्म या क्षारक या भेष कहलाते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील है वे क्षार एकलीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक जैसे में NaOH, KOH, चूने का पानी, NH4OH आदि। अतः सभी क्षार भस्म है, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। फिर इसके बाद है अम्ल और क्षार की पहचान करना। कैसे इसकी हम पहचान करेंगे? अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जो सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक। इन सूचकों को सभी किसी अम्लीय क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है। इनका
रंग बदल जाता है। लिटमस हल्दी, गुड़हन की पंखुड़ियों आदि प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। क्या है? सूचक हैं। एवं क्षारक की पहचान करने क्या क्षारक की पहचान करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर नीले या लाल कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल के डुबोने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षारक के विलय में डुबोने पर नीला हो जाता है। अम्ल समानतः रूप में पाए जाने वाला लिटमस क्या लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जब ये प्राप्त किए जाते हैं तो इनका देखिए क्या होता है। फिर होता है कि टमाटर टमाटर जब टमाटर होगा, जब इनको हम मिलाएंगे लाल लिटमस में तो कैसा रहता है? नीला हो जाता है। क्या आता है? नीला। अब जब नीला लिटमस मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अब जब लिटमस के रंग में परिवर्तित नहीं होता है तो क्या आएगा? यू, यानी खाने का रंग या खाने का सोडा यदि लाल लिटमस में मिलाएं तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। इसी तरह पे सभी है इसमें। ठीक। अब फिर इसके बाद है कि अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया। क्या? पारस्परिक क्रिया उदासीनीकरण। अब इसमें क्रिया दिया है क्या है क्रिया कि हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पानी और H2O। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इनका औद्योगिक उपयोग क्या होता है? इनका व्यापारिक नाम क्या होता है? इनकी भी चर्चा आप देख लीजिए। ठीक। सभी पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आज तक हमारे वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो